हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 6 to 12 पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम अपना क्लास 11th बुक 1, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि मैं बुक 1 लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ पे बुक 1 होगा। बुक 1 का हम चैप्टर 5 करने जा रहे हैं, जो कि है लेजिस्लेचर के पहले चैप्टर 4 में हमने एग्जीक्यूटिव अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप पहले वो लेक्चर देखना, देन आप इसको देखना, देन इसके बाद हम जुडिशियरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बोलना चाहूँगी कि किसी भी बच्चे ने अगर मेरी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 और क्लास 11 के भी जो 4 चैप्टर्स हैं, अगर उसे नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। हर क्लासेस के अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसे देख लो। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। या अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अगर आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 5 लेजिस्लेचर। चैप्टर 5 लेजिस्लेचर हमें क्या बताता है? मतलब लेजिस्लेचर आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है, 3 मेन ऑर्गन्स में वो क्या करती है, वर्क करती है। फर्स्ट होता है एग्जीक्यूटिव, जो कि हमने अपने पिछले चैप्टर में काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर कर लिया है। वो हमें अब आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसमें हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर के बारे में। देन वी कैन मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा जुडिशरी हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर होता क्या है? लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, ठीक है। लेजिस्लेचर वो बॉडी होती है, वो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, जिसको कौन चुन के लाती है? जिसको हमारी जनता चुन के लाती है, ठीक है, इलेक्ट करके लाती है। और वो क्या करते हैं, वो लेजिस्लेचर उन्हीं जनता के बिहाफ पे क्या करते हैं, काम करते हैं। लेजिस्लेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जितनी भी ऑर्गन्स है, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लोकल बॉडी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी हैं, उन सब पे सबसे मेन ऑर्गन कौन सा होता है, सबसे मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, ऑर्गन होता है, वो होती है हमारी लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर को हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते। स्किप तो हम तीनों में से किसी को भी नहीं कर सकते, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को। बट लेजिस्लेचर इज द वेरी मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। द शेयर प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड, ठीक है। इसके जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, उसमें क्या होते हैं, हर डाइवर्स अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि लेजिस्लेचर में सिर्फ अपर कास्ट या सिर्फ लोअर कास्ट होते हैं, नहीं, इसमें हर बैकग्राउंड के लोग होते हैं। वुमेन होती हैं, दलित्स होते हैं, आदिवासीज होती हैं, नॉर्मल कम्युनिटीज़ होती हैं, हर लोग क्या होते हैं, लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। मेक्स द लेजिस्लेचर मोर रिप्रेजेंटेटिव, जो कि क्या करता है, हमारे लेजिस्लेचर को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। देखो, आप कोई भी अगर ग्रुप फॉर्म करो, आप कुछ भी, अगर आपको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बनाओ अपने सोसाइटी में, ठीक है, अगर उसमें सिर्फ आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, ग्रुप या कास्ट, रिलीजन को लेके चलते हो तो वो चीज़ें ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वो वर्क करेंगी अपनी कम्युनिटी, अपनी क्लास या अपने बैकग्राउंड के लोगों के लिए करेंगी। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप में क्या होते हैं, जब बहुत सारे बैकग्राउंड के लोग होते हैं, डाइवर्स, जो हमारा डाइवर्स कल्चर है उसके लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबके लिए वर्क करते हैं और वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हमें दिखते हैं। पोटेंशियली मोर रिस्पॉन्सिबल टू पीपल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, इन लोग क्या होते हैं, जो हर टाइप की जनता है उन सब के एक्सपेक्टेशन के लिए वर्क करते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। In a parliamentary democracy, legislature as a body representing the wishes of the people occupies a high position of power and responsibility.
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमारी है उसमें क्या होता है, लेजिस्लेचर एक ऐसी बॉडी है, ठीक है, एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो किसके लिए वर्क करती है, जो आम जनता होती है उनकी क्या चाहत है, क्या डिमांड है, उसके लिए वर्क करती है। और उसके लिए कैसे वर्क करती है, तो उसको क्या होता है, जनता चुन के लाती है, उनको पावर और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। देन आफ्टर वो क्या करते हैं, हमारे विशेष के लिए वर्क करते हैं। हियर इज़ द डेमोक्रेटिक पोटेंशियल ऑफ ऑल द पार्लियामेंट, ठीक है, यहाँ पे बताया जितनी भी पार्लियामेंट, ये हर एक मतलब पोटेंशियल ऑफ द पार्लियामेंट, ये एक डेमोक्रेटिक मतलब जो बोलते हैं मेन सोर्स होता है वही होता है हमारे पार्लियामेंट का। अब है इसमें बता रहा है वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो लेजिस्लेचर इज़ नॉट मियरली अ लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है, तो लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी नहीं होता, ठीक है, मतलब इसका मेन काम लॉ बनाना नहीं होता है। लॉ मेकिंग इज़ बट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है, लॉ मेकिंग सिर्फ और सिर्फ इसका एक काम है, ठीक है, जैसे अगर आप हो, आप इंसान हो, तो आप क्या करते हो, दिन में 100 काम करते होगे, तो आपका सिर्फ एक काम क्या होगा, आप मान लो स्टडी कर रहे होगे या जॉब कर रहे होगे, तो उस 100 काम में से आपका एक काम जॉब करना होगा या स्टडी करना होगा। ऐसा तो नहीं कह सकते आप जॉब कर रहे हो पूरे, सिर्फ वही आपका काम है, आपको जॉब करने के लिए इंसान बने हो, नहीं। तो इसी तरह लेजिस्लेचर का काम सिर्फ लॉ मेकिंग नहीं होता, लॉ मेकिंग सिर्फ उसका वन पार्ट होता है, ठीक है, सिर्फ उसका दिन भर के जो रूटीन, दिन भर के क्या जो उसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में एक छोटा सा पार्ट होता है कहीं पे जो उसका लॉ मेकिंग होता है, ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी लेजिस्लेचर पे होती हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है, ये जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस कंट्री में हो रहे होते हैं उन सब का क्या होता है, सेंटर होता है, मेन सोर्स होता है। इट इज़ पैक्ड विथ एक्शन, वॉकआउट्स, प्रोटेस्ट, demonstrations, यूनैनिमिटी, कंसर्न एंड कॉपरेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें अलग अलग प्रोटेस्ट आते हैं, कॉपरेशन आते हैं, कंसर्न्स आते हैं, मतलब ये क्या होता है, पूरी चीज़ों से देश भर में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सब से कहीं ना कहीं पैक्ड होता है। ऑल दीज सर्व वेरी वाइटल पर्पजेस, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी वो सब क्या होती हैं, कंट्री में बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। Indeed, a genuine democracy is inconceivable without a representative, efficient and effective legislature, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि अगर एक जेन्युइन डेमोक्रेसी हमें बनाना है तो वो तब तक नहीं बन सकती जब तक वहाँ पे जो इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ना हो, इफ़िशिएंट रिप्रेजेंटेटिव ना हो और इफ़ेक्टिव लेजिस्लेचर नहीं होगी, तो वो डेमोक्रेसी कभी भी जेन्युइन डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगी। द लेजिस्लेचर ऑल्सो हेल्प्स पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल, ठीक है, लेजिस्लेचर जो है वो लोगों की मदद करता है और क्या करता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को ज़्यादा अकाउंटेबल कहीं ना कहीं बनाता है। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज लेजिस्लेचर्स आर लूजिंग सेंट्रल प्लेस टू द एग्जीक्यूटिव। बहुत सारी डेमोक्रेसीज़ में ऐसा होता है कि जो लेजिस्लेचर हो रही हैं वो अपना एक जो सेंट्रल प्लेस है वो कहीं ना कहीं खोती जा रही हैं, वहाँ पे उनकी जगह कौन ले रहा है, एग्जीक्यूटिव ले रहा है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। जिसका जो वर्क है उसको अपने वर्क को करना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब लेजिस्लेचर सही से काम नहीं कर पाएगी तो ऑफकोर्स सी बात है एग्जीक्यूटिव को उसका काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेसीज़ है जो अपना सेंट्रल प्लेस, लेजिस्लेचर है बहुत सारे डेमोक्रेसी में जो कि अपना जो उसका सेंट्रल प्लेस है वो खोती जा रही है, और वो सेंट्रल प्लेसेस को कौन फिल कर रहा है, हमारी एग्जीक्यूटिव फिल कर रही है। इन इंडिया टू द कैबिनेट इनिशिएट्स पॉलिसीज, सेट्स द एजेंडा फॉर गवर्नेंस एंड कैरीज दैम थ्रू, ठीक है, हमारी इंडिया में भी क्या होते हैं, जो कैबिनेट्स होते हैं वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, फिर उस पॉलिसी को गवर्न कैसे करना है उसके लिए एक एजेंडा तैयार करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। This has led some critics
to remark that the parliament has declined, but even very strong cabinets must retain majority in the legislature. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इस पे क्या किया है, क्रिटिसाइज, इसको मतलब क्रिटिसाइज़ किया है, इसकी बुराइयां की हैं कि ये सब जो पॉइंट्स हैं पार्लियामेंट के, इससे पता चलता है कि पार्लियामेंट हमारी क्या हो रही है, गिरती जा रही है, कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी हमारे बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग कैबिनेट्स हैं जो कि मेजॉरिटी के साथ लेजिस्लेचर में एग्जिस्ट करते हैं। A strong leader has to face the parliament and answer to the satisfaction of the parliament. जो strong leaders हैं वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट को मतलब एक आंसर देते हैं, वो सारे क्वेश्चन को फेस करते हैं और पार्लियामेंट को सेटिस्फेक्शन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं काम के थ्रू। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक ओपन फोरम ऑफ डिबेट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक सबसे मतलब ये डिबेट का मतलब जो मुद्दे होते हैं उसके डिबेट का ये एक खुला फोरम है, जहाँ पे आते हैं लोग, पॉलिसीज़ चीज़ों पे क्या करते हैं, खुले तरीके से अपने विचार रखते हैं और जिस पे डिबेट भी काफ़ी बार होता है। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कंपोजिशन इट इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि कंपोजिशन के बारे में अगर आप बात करें तो जितने भी ऑर्गन्स हैं, तो ये क्या होता है, ये बॉडी सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होती है उन सारे ऑर्गन्स में। It is above all vested with the power to choose and dismiss the government. ठीक है, इसके पास क्या पावर होती है कि ये गवर्नमेंट को चूज़ भी कर सके और उसको डिसमिस करने का पावर भी इसके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू वी नीड 2 हाउसेज इन पार्लियामेंट। अब हमें पार्लियामेंट में 2 हाउसेज की ज़रूरत क्यों होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं पार्लियामेंट में कितने हाउसेज होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक हमारा राज्यसभा होता है। राज्यसभा हमारी परमानेंट बॉडी होती है और लोकसभा हमारी टेम्परेरी बॉडी होती है। द टर्म पार्लियामेंट रिफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर। ठीक है, जो आप पार्लियामेंट वर्ड यूज़ करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, एक नेशनल लेजिस्लेचर इसका मतलब कहीं ना कहीं निकलता है। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, और जो स्टेट के लेजिस्लेचर्स होते हैं उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर कह के डिस्क्राइब करते हैं। द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज़ 2 हाउसेज। हमारी इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेज होते हैं। ठीक है, व्हेन देयर आर 2 हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर इट इज़ कॉल्ड अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जब जहाँ पे लेजिस्लेचर के भी 2 हाउस होते हैं उस लेजिस्लेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, The 2 houses of the Indian Parliament are the Council of States और the राज्य सभा एंड हाउस ऑफ द पीपल और द लोकसभा। तो हमारी पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेज हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला तो हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा जिसको बोला जाता है, दूसरा हाउसेज ऑफ पीपल या लोकसभा जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये नेम एक ही है, आप ये भी प्रोनाउंस कर सकते हो और ये भी प्रोनाउंस कर सकते हो। आप काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोल सकते हो, आप राज्यसभा भी बोल सकते हो। तो ये 4 नाम में आप लोग कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ये दोनों सेम के लिए यूज़ किया जाता है और ये दोनों हमारे सेम पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। The Constitution has given the state the option of establishing either a unicameral और bicameral legislature। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, स्टेट्स को ये ऑप्शन देता है, या तो आप यूनिकैमरल इस्टेब्लिश कर लो लेजिस्लेचर, या तो आप बाईकैमरल लेजिस्लेचर अडॉप्ट कर सकते हो। इसमें आपको कहीं भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। At present only 7 states have a bicameral legislature। हमारे यहाँ पे आज के दिन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेट्स में क्या है, bicameral legislature एग्जिस्ट करता है। स्टेट्स हैविंग अ bicameral legislature। अब किस किस स्टेट में ये bicameral legislature है, तो कहाँ कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये 7 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता है।
Countries with large size and much diversity usually prefer to have two house of the national legislature. ठीक है, जिस कंट्री की ज़्यादा बड़ी साइज होती है, जो बहुत डाइवर्स कंट्री होती है, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो वो लोग क्या प्रेफर करते हैं, वो लोग टू हाउसेज ऑफ दिस नेशनल लेजिस्लेचर प्रेफर करते हैं, मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेटर को प्रेफर करते हैं टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन इन द सोसाइटी. और ऐसा क्यों होता है, ताकि वो एक सोसाइटी के सारे सेक्शन को क्या करें, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल जोग्राफिकल रीजन और पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि उनके स्टेट्स में पूरे कंट्री के हर रीजन, हर पार्ट, हर जोग्राफिकल रीजन्स को वो क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए. अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर हैज़ वन मोर एडवांटेज. जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है उसके एक और भी एडवांटेजेस है. वो क्या एडवांटेजेस है, अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर मेक इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकन्सिडर. ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर में क्या होता है, ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसको आप क्या कर सकते हो, एक बार फिर सोच सकते हो. लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, तो शायद लोकसभा में कोई गलती हो गई हो तो वो क्या करेगा, राज्यसभा में उसको सुधार सकता है. ठीक है, तो ये चीज़ होता है कि आप जो भी फैसला ले रहे हो आप उसको एक से दो बार अच्छे से सोच सकते हो. ठीक है, every decision taken by one house goes to the other house for its decision. ठीक है, क्योंकि जो भी फैसले होते हैं, जो भी डिसीज़न लिया जाता है वो हमेशा एक हाउस से दूसरे हाउस तक भेजा जाता है ताकि वो डिसीज़न को क्या कर सकें, ले सकें. दिस मीन्स दैट एवरी बिल एंड पॉलिसी वुड बी डिस्कस्ड ट्वाइस. इसका क्या मतलब निकलता है कि चाहे कोई भी बिल हो या कोई भी पॉलिसी हो, उसको दो बार डिस्कस किया जाएगा. दिस इंश्योर्स अ डबल चेक ऑन एवरी मैटर. ये हमें किस बात की विश्वास दिलाता है कि अगर कोई भी मैटर है तो उसको क्या होगा, दो बार चेक किया जाएगा. ठीक है, फिर हमारा इवन वन हाउस टेक्स अ डिसीजन इन हैस्टी, दैट डिसीजन विल कम फॉर अ डिस्कशन इन द अदर हाउस एंड रिकन्सिडरेशन विल बी पॉसिबल. ठीक है, इवन इसमें ये होता है कि अगर किसी एक हाउस ने डिसीज़न जल्दबाजी में ले लिया है या कोई हैस्टी ऐसी हुई उसमें ले लिया है, तो वो डिसीज़न जब क्या किया जाएगा, दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, तो वो जो क्या है उसमें मिस्टेक है उसको सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो अब हमने देख लिया पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, 7 ऐसे स्टेट में क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है. बाई कैमरल लेजिस्लेचर के हमने फ़ायदे भी पढ़ लिए. अब हम पढ़ेंगे वो जो दो हाउसेज हैं उनके थोड़े फीचर्स के बारे में. तो पहले है हमारा राज्यसभा. राज्यसभा क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, हम ये क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे. द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया. जो राज्यसभा है वो क्या करता है, जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. इट इज़ एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी. और जैसा कि हम लोग जानते हैं राज्यसभा क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, इसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है. रेजिडेंट ऑफ द स्टेट इलेक्ट मेंबर्स टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. जो वहाँ के रेजिडेंट हैं उस स्टेट के, वो लोग किसको इलेक्ट करते हैं, वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मेंबर्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं. द इलेक्टेड असेंबली मेंबर्स of state legislative assembly in twin elect the members of राज्यसभा. और फिर वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, देन वो लोग राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द सेकेंड चैम्बर. ठीक है, 2 डिफरेंट प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि अगर आप सेकेंड चैम्बर में रिप्रेजेंटेशन करते हो तो 2 उसके मेन प्रिंसिपल्स हैं. One way is to give equal representation to all the parts of the country irrespective of their size और population. पहला तो तरीका ये है कि जितने भी कंट्री के पार्ट्स हैं आप सबको क्या करो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका दो. चाहे वहाँ की जो भी साइज हो पॉपुलेशन की या जो भी रिलीजन कास्ट जितने लोग हो, आप उसको ना देखो, आप सब पार्ट्स को क्या करो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका दो. दूसरा क्या है,
On the other hand, parts of the country may be given representation according to their population. या दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट, जिस कंट्री में जितनी जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है आप उस अकॉर्डिंग क्या करो, उसको रिप्रेजेंटेशन का मौका दो, उसके लिए सीट्स रखो. Second method means that regions or parts having larger population have more representative in the second chamber that region having less population. ठीक है, दूसरे मेथड का मतलब ये है कि जिस रीजन या जिस पार्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन है आप वहाँ के लिए ज़्यादा सीट्स रखो, मोर रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के लोग आए किनसे, जहाँ पे कम पॉपुलेशन है. इन द USA एवरी स्टेट्स हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सीनेट. ठीक है, यूएसए में क्या होता है, जो सीनेट का इलेक्शन होता है वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अपनाया जाता है. ठीक है, हर स्टेट से इक्वली लोगों को लिया जाता है. दिस इंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ ऑल द स्टेट्स. ये क्या इंश्योर करता है, सारे स्टेट्स की इक्वलिटी को. ठीक है, दिस इंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ ऑल द स्टेट्स. ये हमें मतलब जिस भी कंट्री में आप रहोगे अगर आप सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका दोगे तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आप में क्या है, इक्वलिटी है, सारे स्टेट्स को आप क्या मानते हो, इक्वल मानते हो. बट दिस ऑल्सो मीन्स दैट अ स्मॉल स्टेट वुड हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन एज द लार्जर स्टेट. लेकिन इसका ये भी तो मतलब है कि जो छोटा स्टेट्स है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो उनको भी उतनी ही सीट्स मिल रही है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है. तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर भी हो जाता है किसी वे में. दिस सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन अडॉप्टेड फॉर द राज्यसभा इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द USA. ठीक है, ये जो सिस्टम है रिप्रेजेंटेशन का, जो राज्यसभा के, दिस सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन अडॉप्टेड फॉर द राज्यसभा इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द USA. जो राज्यसभा के रिप्रेजेंटेशन के लिए जो सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है हमारे यहाँ वो USA से अलग है. ठीक है, the members of members to be elected from each state has been fixed by the 4th schedule of the constitution. ठीक है, जो members होते हैं इलेक्ट किए जाते हैं हर स्टेट से, उनको किसके थ्रू फिक्स किया जाता है, 4th schedule of the constitution के अकॉर्डिंग उनको फिक्स किया जाता है. What would happen if we were to follow the American system of the equality of representation in the Rajya Sabha? क्या होता अगर हम अमेरिकन सिस्टम यूज़ करके क्या करते, अपने राज्यसभा का इक्वल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला अपनाते. तो यूपी विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 718.29 lakhs would get seats equal to that of Sikkim whose population is only 5.71 lakhs. ठीक है, तो क्या होता है, जैसे यूपी जैसे शहर में क्या है 718 लाख % लोग हैं. ठीक है, उनकी पॉपुलेशन है, और सिक्किम में क्या है 5.71 लाख हैं. तो ये क्या होता है, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता. तो क्या ये फेयर है? The framers of the constitution wanted to prevent such discrepancy. ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे वो इस टाइप के जो डिस्क्रेपेंसीज है वो नहीं चाहते थे. डिस्क्रेपेंसीज, स्टेट्स विथ लार्जर पॉपुलेशन गेट मोर रिप्रेजेंटेटिव दैट स्टेट्स विथ स्मॉलर पॉपुलेशन गेट. ठीक है, उनका ये मानना था कि जिस स्टेट्स में ज़्यादा पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा सीट्स मिले और जिस स्टेट्स में कम पॉपुलेशन है उनको कम सीट्स मिले. Thus, a more populous states with Uttar Pradesh sends 31 members to Rajya Sabha, while a smaller and less populous state Sikkim has 1 seat in the Rajya Sabha. इसीलिए जो उत्तर प्रदेश के लिए राज्यसभा में 31 सीट रखी जाती है और सिक्किम जैसे कम पॉपुलस स्टेट के लिए राज्यसभा में सिर्फ 1 सीट होती है. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फेयर है. अब है परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ये क्या होता है, परमानेंट हाउस होता है पार्लियामेंट का. ठीक है, ये मतलब टेम्पररी नहीं होता, ये परमानेंट होता है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है. मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर. जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो 6 ईयर्स के लिए क्या किए जाते हैं, चुन लिए जाते हैं. दे कैन री इलेक्टेड, और ये क्या होते हैं, फिर से री इलेक्ट होते रहते हैं.
ऑल मेंबर ऑफ द राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म्स एट द सेम टाइम। अब ऐसा नहीं कि जितने राज्यसभा के मेंबर्स हैं उन सब का टर्म एक साथ ही कंप्लीट हो जाता है। कुछ का टर्म कंप्लीट होता है तो उतने आ जाते हैं, फिर कुछ का कंप्लीट होता है तो उतने आ जाते हैं, कुछ का कंप्लीट होता है तो उतने आ जाते हैं। इसीलिए ये परमानेंट हाउस बोला जाता है कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। एवरी 2 years 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा कंप्लीट देयर टर्म। हर 2 साल पे क्या होता है, 1/3 राज्यसभा के मेंबर्स अपने टर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दोस 1/3 सीट्स ओनली। और इलेक्शन किस लिए होता है, सिर्फ वही 1/3 सीट को भरने के लिए इलेक्शन होते हैं और उस जगह पे न्यू लोग आ जाते हैं। द राज्यसभा इज़ अ नेवर फुल्ली डिज़ोल्व। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये कभी भी पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसीलिए हम लोग इसको परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी बोलते हैं। The advantage of this arrangement is that even when the Lok Sabha is dissolved and elections are yet to take place, the meeting of the Rajya Sabha can be called and urgent business can be conducted. इसका एडवांटेज क्या है कि अगर लोकसभा डिज़ोल्व हो, इलेक्शन हो रहे हो, तो अगर कोई मीटिंग करनी हो या कोई अर्जेंट काम हो ऐसा जिसको बहुत ज़रूरी है, तो राज्यसभा को बुला के क्या किया जा सकता है, मीटिंग की जा सकती है और उस अर्जेंट बिजनेस पे क्या किया जाता है, वर्क किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा ऑल्सो हैज़ 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स इसमें नहीं होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स के साथ साथ इसमें 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, जिनको कौन चुनता है, जिनको हमारे प्रेसिडेंट चुनते हैं। द प्रेजिडेंट नॉमिनेट्स दीज मेंबर्स। हमारे जो प्रेजिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इन मेंबर्स को नॉमिनेट करके लाते हैं। These nominations are made from among those person who have made their mark in the field of। और ये नॉमिनेशन किस बेस पे होता है कि जो लोग कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में अच्छे मार्क्स होते हैं या उनके पास अच्छी नॉलेज होती है, उन लोगों को हमारी प्रेसिडेंट चुन के लाती है। क्या फील्ड्स होते हैं, जैसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस, ये सोशल सर्विस, ये सब में जो लोग अच्छे होते हैं तो ये सब फील्ड से क्या करती है, वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करके राज्यसभा में लाती है। अब यहाँ पे बताया गया है पावर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, तो कंसीडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू मनी बिल्स। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो नॉन मनी बिल्स होती हैं उनको देखती है, अप्रूव करती है, लेकिन मनी बिल के मामले में क्या कर सकती है, ये सिर्फ एक सजेशन, उनके अमेंडमेंट के लिए सजेशन दे सकती है। अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं उनको अप्रूव भी राज्यसभा करती है। एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग मोशन एंड रिजोल्यूशन। ये क्या करती है, एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करती है, उनसे क्वेश्चन पूछ के, उन पे अलग अलग मोशंस लगा के या रिजोल्यूशंस दे के। पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेजिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जब इलेक्शन या रिमूवल होता है हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का, तो उन प्रोसेस में भी क्या करती है, ये पार्टिसिपेट करती है। इट कैन अलोन इनिशिएट द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। और जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है वो क्या कर सकती है, अकेले भी उस प्रोसीजर को कर सकती है, इसके पास ये हक होता है। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, इसको यूनियन पार्लियामेंट पावर देती है कि जो भी स्टेट लिस्ट के मैटर हो उस पर क्या कर सकती है, ये अकेले लॉज बना सकती है। स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स भी होती हैं। वो स्पेशल पावर्स क्या होती हैं देख लेते हैं। प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स। ये क्या करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। इट्स पर्पस इज़ टू प्रोटेक्ट द पावर ऑफ द स्टेट्स। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो स्टेट्स के पावर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना।
Therefore, any matter that affect the state must be referred to it for its consent and approval. ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी मैटर होता है स्टेट्स को जो कि स्टेट को अफेक्ट करे तो उसको तुरंत कहाँ किया जाता है, रिफर्ड, राज्यसभा में रिफर्ड किया जाता है कि उस चीज़ पे वो कंसेंट दें अपना और उसको अप्रूव करें. Thus, if the Union Parliament wishes to remove a matter from the state list over which only the state legislature can make law to either the Union list or concurrent list in the interest of the nation, the approval the Rajya Sabha is necessary. अगर यूनियन पार्लियामेंट क्या करती है, अगर ऐसा चाहती है कि जो भी चीज़, अगर ऐसा कोई मैटर है जो स्टेट लिस्ट में है लेकिन वो उसको हटा के यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में लाना चाहती है अपने देश मतलब स्टेट के अच्छाई के लिए, तो उसमें उसको राज्यसभा की कंसेंट या अप्रूवल की ज़रूरत होती है और वो ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है. ठीक है. द प्रोविजंस एड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा. ठीक है, ये जो प्रोविजंस हैं वो राज्यसभा की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं और बढ़ाते हैं. अब हम पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में. लोकसभा क्या होता है और कैसे वर्क करती है. तो द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, जो लोकसभा के लोग होते हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होते हैं उनको हमारी आम जनता क्या करती है, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुन के लाती है. फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन द एंटायर कंट्री स्टेट इन case of state legislative assembly is divided into territorial constituencies of roughly equal population. ठीक है, इलेक्शन पर्पस के लिए क्या किया जाता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है स्टेट के केस में, तो उसके लिए क्या किया जाता है इलेक्शन के लिए कि हर कंट्री के हर स्टेट्स को क्या किया जाता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है उनके पॉपुलेशंस को ध्यान में रखते हुए. वन रिप्रेजेंटेटिव इज़ इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज से एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया जाता है, चुना जाता है. थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज वेयर द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एवरी इंडिविजुअल वुड बी इक्वल टू अनदर. ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो नियम है उसको लगाते हुए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदे को चुना जाता है, जहाँ पे क्या होता है, एक लोग के एक वोट का महत्व सिर्फ एक ही होता है, या जितना दूसरे मेंबर्स के वोट का महत्व माना जाता है उतना ही हर मेंबर्स के वोट का क्या होगा, यहाँ महत्व माना जाता है. एट प्रेजेंट देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अगर आप अभी देखो तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. दिस नंबर हैज़ नॉट चेंज सिंस 1971 सेंसस. ठीक है, और ये नंबर कब से चेंज नहीं हुआ है, जब 1971 के सेंसस के बाद से ये नंबर अब तक चेंज नहीं हुआ है. द लोकसभा इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. और जो लोकसभा है उसको कितने टेन्योर के लिए चुना जाता है, कितने टाइम पीरियड के लिए, तो 5 ईयर्स के लिए इसको चुना जाता है. Before the completion of 5 years, the Lok Sabha can be dissolved if no party or no coalition can form the government, or if the Prime Minister advises the President to dissolve the Lok Sabha and hold fresh election. ठीक है, 5 साल के पहले भी क्या होता है कि लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है, जब कोई पार्टी या कोलिशन अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाती है, या तो फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ये एडवाइस देते हैं कि आप जो प्रेजेंट लोकसभा है उसको डिसॉल्व कर दीजिए और नया इलेक्शन कराया जाए. इस बेसिस पे क्या होता है, 5 साल के पहले भी लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है. अब बताया जा रहा है पावर्स ऑफ लोकसभा. लोकसभा के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, तो मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. ठीक है, ये किस किस मैटर पे लॉ बना सकती है, तो जो यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में मैटर्स होते हैं ये उन मैटर्स पे क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है. कैन इंट्रोड्यूस एंड इरेक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल्स. ये क्या कर सकती है, मनी बिल हो चाहे नॉन मनी बिल हो, ये दोनों को क्या कर सकती है, इंट्रोड्यूस कर सकती है. अप्रूव्स प्रपोजल फॉर टैक्सेशन बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये क्या करती है, कोई भी प्रपोजल आता है टैक्सेशन से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो ये उस पर अपना अप्रूवल देती है.
कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, ये क्या करती है, एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करती है, कैसे, उससे क्वेश्चन पूछ के, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ के, रिजोल्यूशंस एंड मोशंस लगा के, एंड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन, या उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन दिखा के क्या कर सकती है, उनको कंट्रोल कर सकती है। इसके पास और क्या पावर होती है, तो इसके पास पावर होती है अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करने का पावर रखते हैं। अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, कि अगर देश में इमरजेंसी लगानी है तो ये क्या कर सकते हैं, उसके लिए अप्रूवल दे सकते हैं। इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये क्या करते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने की भी पावर इनके पास होती है। इस्टेब्लिशेस कमिटी एंड कमीशन एंड कंसिडर देयर रिपोर्ट, ये अलग अलग कमिटी या कमीशंस बनाते हैं और उनको अलग अलग रिपोर्ट्स के बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है कि आप इन रिपोर्ट्स पे, इन चीज़ों पे वर्क करें और हमें रिपोर्ट ला के दें। पावर एक्सरसाइज्ड ओनली बाय द लोकसभा, अब ऐसी कौन सी पावर है जिनको सिर्फ लोकसभा ही क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है, तो राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, ठीक है। राज्यसभा क्या करता है, कभी भी मनी बिल को अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो राज्यसभा के लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट कैन नॉट रिमूव इट, जो राज्यसभा है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तो कर सकती है लेकिन उनको हटा नहीं सकती। In a democratic form as adopted by our constitution, the people are the final authority, ठीक है। हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक फॉर्म अपनाया गया है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने डेमोक्रेटिक फॉर्म अडॉप्ट किया है, उसमें आखिरी जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो कौन होते हैं, वो हमारी जनता होती है, पीपल्स होते हैं। बाय दिस लॉजिक द रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल शुड हैव द क्रूशियल पावर्स ऑफ रिमूविंग अ गवर्नमेंट एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंसेस, ठीक है। क्योंकि इसी लॉजिक से यूज़ करते हुए, क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट इलेक्ट हमारी जनता ने किया होता है, तो उसके पास ये पावर होता है कि वो क्या कर सके, किसी भी गवर्नमेंट को रिमूव कर सकती है या फाइनेंस के जितने भी मैटर हैं उनको क्या कर सकती है, कंट्रोल करती है। What does the पार्लियामेंट डू, अब पार्लियामेंट का काम क्या होता है, वो क्या क्या काम करती है, तो लेजिस्लेटिव फंक्शन अपनाती है, फाइनेंशियल फंक्शन अपना करती है, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है और ये देखती है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी को टाइम टू टाइम चेक करती है, रिप्रेजेंटेशन करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन को करती है, इलेक्टोरल फंक्शन करती है और जुडिशियल फंक्शन करती है। ये सारी फंक्शन हमारी पार्लियामेंट क्या करती है, बहुत अच्छे से करती है। पहला फंक्शन हमारा कौन सा था, लेजिस्लेटिव फंक्शन। अब लेजिस्लेटिव फंक्शन के अंदर, इसके अंदर क्या क्या आता है वो हम पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव फंक्शन हमारे यहाँ कौन कौन से हैं, द पार्लियामेंट इनेक्ट्स लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री. Despite being the chief law-making body, the parliament often merely approves legislation. पार्लियामेंट्स क्या करती है, हमारे कंट्री के लिए लेजिस्लेचर्स बनाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक लॉ मेकिंग बॉडी है, तो ये हमारे लिए लेजिस्लेचर को अप्रूव करती है। The actual task of drafting the bill is performed by the bureaucracy अंडर द सुपरविज़न ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न, ठीक है। जो किसी भी बिल को बनाने का काम होता है वो किसका होता है, वो हमारे ब्यूरोक्रेसी का होता है, लेकिन वो किसके सुपरविज़न में वर्क करते हैं, वो हमारे मिनिस्टर्स के सुपरविज़न में वर्क करते हैं। द सब्सटेंस एंड इवन द टाइमिंग द बिल आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इवन कि उसकी बिल की टाइमिंग भी कौन डिसाइड करता है, वो हमारे कैबिनेट्स डिसाइड करते हैं। No major bill is introduced in the parliament without the approval of the cabinet, ठीक है।
कोई भी ऐसे जो मेजर बिल्स होते हैं उनको पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं किया जा सकता जब तक कैबिनेट का अप्रूवल ना हो। मेंबर्स अदर देन मिनिस्टर्स कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस बिल्स। ठीक है, जो मेंबर्स हैं या मेंबर्स के अलावा जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स के अलावा जो मेंबर्स होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में। बट दीज हैव नो चांस ऑफ बीइंग पास्ड विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन उन बिल के पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि उन बिल्स पे क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता है। अब है फाइनेंशियल फंक्शन कौन कौन से होते हैं। अब हम देखेंगे कि उसके फाइनेंशियल फंक्शंस क्या क्या होते हैं। गवर्नमेंट इज़ अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन वेरियस मैटर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिसमें ऐसे बहुत सारे मैटर्स होते हैं जिन पे उनको क्या होता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एवरी गवर्नमेंट रेजेस रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन। हर गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, तो वो टैक्सेशन, टैक्स लेके लोगों से क्या होता है, उस गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। In a democracy, legislature control taxation and the way in which money is used by the government. डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये जो टैक्सेशन कंट्रोल होता है वो कौन कंट्रोल करता है, वो हमारी लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है और वो उसका तरीका भी बताती है कि ये पैसे किस वे में और किस तरीके से यूज़ होंगे। In the government of India propose to introduce any new tax, it has to get the approval of the लोक सभा। अगर गवर्नमेंट को कोई नए तरीके का टैक्स लोगों पे इम्पोज करना हो या कोई नए तरीके का टैक्स लगाना हो तो उसको किसका अप्रूवल लेना पड़ता है, उसको हमारी लोकसभा का अप्रूवल लेना पड़ता है। The financial power of the parliament involve grant of resource to the government to implement this program। ठीक है, जो पार्लियामेंट के पास फाइनेंशियल पावर्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि अगर कोई रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है से लेके कोई प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन तक हर पावर्स हमारी लोकसभा के पास होती हैं। The government has to give an account to the legislature about the money it has spent and resources that it wishes to raise। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है, ये चीज़ें लेजिस्लेचर पे पूरी तरीके से डिपेंड होती हैं कि वो कैसा पैसा कहाँ पे और किस तरीके से खर्च करती है। Legislature also ensures that the government does not misspend or overspend। लेजिस्लेचर इस तरीके से इस बात का भी ध्यान रखती है कि जो गवर्नमेंट पैसा स्पेंड कर रही है वो तो या तो मिस स्पेंड या तो गलत जगह उस पैसे को खर्च ना करे या तो बहुत ज़्यादा खर्च ना करे। इस बात का ध्यान हमारी लेजिस्लेचर रखती है। दिस इज़ डन थ्रू द बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब इस चीज़ का वो ध्यान कैसे रखती है, जो एनुअल बजट होता है हमारा उस बजट के थ्रू वो क्या करती है, या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती हैं उन चीज़ों के थ्रू ये क्या करती है, हमारी लेजिस्लेचर हमारे मनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करती है। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। अब ये एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करती है और उनके अकाउंटेबिलिटी के लिए कैसे मतलब उनके अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर करती है। परहैप्स दैट most function of the parliament is to ensure that the executive does not overstep its authority and remain responsible to the people who have decided elected them। ठीक है, पार्लियामेंट जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने पावर से बाहर जाके काम ना करे और जो लोगों ने उनको चुना है वो क्या करे, उनके लिए काम करे, उनके जो चाहत है उनके लिए वो वर्क कर सके, उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहे। फिर नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डिबेटिंग फंक्शन। डिबेटिंग फंक्शन क्या है, द पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉरम ऑफ द डिबेट इन द कंट्री। पार्लियामेंट वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुद्दे उठते हैं और सबसे ज़्यादा डिबेट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो हमेशा जो भी पार्टी एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहेगी, डिबेट होता ही रहता है। इसलिए पार्लियामेंट को वो सबसे बड़ा फॉरम बोला गया है जहाँ पे डिबेट हमेशा होते हैं। देयर इज़ अ नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन। वहाँ पे उनके डिस्कशन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं लगाई गई है, उन पे कोई भी रोक टोक नहीं लगाया गया है।
मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर। जो वहाँ के मेंबर्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं कि वो किसी भी मैटर पे बोल सकते हैं और बिना डरे वो बोल सकते हैं। दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू एनालाइज एनी और एवरी इशू दैट फेसेस द नेशन। इस तरीके से क्या होता है, हमारी पार्लियामेंट के लिए ये पॉसिबल हो पाता है कि वो नेशन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस तरीके के प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, उनको पहचान सके और उन चीज़ों का क्या कर सके, सॉल्यूशन निकाल सके। दिस डिस्कशन कंटिन्यू द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो हमारे यहाँ फैसले लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, इस डिस्कशन को उनका हार्ट बोला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब इलेक्टोरल फंक्शन, ठीक है, उनके इलेक्टोरल फंक्शंस क्या क्या होते हैं। द पार्लियामेंट ऑल्सो परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शन। ठीक है, जो हमारी पार्लियामेंट है वो कुछ इलेक्टोरल फंक्शंस भी क्या करती है, उसका काम होता है वो करती है। इट इलेक्ट्स द प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम ये क्या करती है, हमारे प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट को चुनती है। रिप्रेजेंटेशन में इसका क्या वर्क होता है, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द डाइवर्जेंट व्यूज़ ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस ग्रुप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पार्लियामेंट क्या करती है, जो अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग, ये हर ग्रुप्स के क्या करती है, जो व्यूज़ होते हैं, अलग अलग व्यूज़ होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का काम करती है। फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन क्या होते हैं, द पार्लियामेंट हैज़ द पावर ऑफ डिस्कसिंग एंड इनेक्टिंग चेंजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि वो कोई भी डिस्कशन करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस ला सकती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ बोथ द हाउसेज आर सिमिलर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में हमारे दोनों हाउसेज के पास जो पावर्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं। All constitutional amendment have to be approved by a special majority of both houses। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो वो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हाउसेज से पास होने चाहिए और स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होने चाहिए। फिर है हमारा जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन क्या है, द जुडिशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड कंसीडरिंग द प्रपोजल for removal of the president, vice president and judges of high court and supreme court। ठीक है, ये क्या कर सकती है, प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है, और जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको भी रिमूव करने का फंक्शन ये कर सकती है। अब है हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉ। हमारी जो पार्लियामेंट है वो लॉ कैसे बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट दिया है, मैं इस चार्ट को छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोग एक बार एक पूरे चार्ट को पढ़ सको। देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले बिल बनता है। ठीक है, बिल ड्राफ्ट करने का काम किसका होता है, हमारे ब्यूरोक्रेट का होता है। जो IAS IPS होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बिल बनाते हैं, ड्राफ्ट करने का काम होता है। फिर उस बिल को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल। ठीक है, अगर वो नॉन मनी बिल है तो उसको किसी भी हाउस में क्या कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस पहले कर दिया जाता है, चाहे वो राज्यसभा में हो जाए या वो लोकसभा में हो जाए। मनी बिल के केस में वो क्या होता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर वो अब वो क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया, फिर क्या होता है, बिल सेंड टू रिपोर्ट कमेटी और डिस्कस्ड इन द हाउस इटसेल्फ। ठीक है, फिर उस हाउस में क्या होती है, कमेटी बनती है और उस बिल के बारे में पर्टिकुलर रिपोर्ट बनती है। ठीक है, कमिटीज़ गिव रिपोर्ट। फिर वो जो कमेटी बनाई जाती है वो कमेटी अपना रिपोर्ट देती है कि एक्चुअली इस बिल के बारे में क्या कहना है उनका। हाउस मे और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट। वो जो हाउस है वो उस रिपोर्ट को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ बिल इन द हाउस। फिर वो क्या होता है, पूरा उस बिल पे एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा डिबेट और डिटेल डिस्कशन होता है।
फिर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, या तो वो बिल एक्सेप्ट होता है या तो रिजेक्ट होता है। इन दोनों ही केस में क्या होता है, वो उसको क्या किया जाता है, सेंड टू द अदर हाउस। जो लोकसभा में किया हो जाएगा तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, अगर राज्यसभा में किया जाएगा तो लोकसभा में भेजा जाएगा। जो बिल होता है उसको दूसरे हाउस में पेश किया जाता है। फिर ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इट रिक्वायर्स, ठीक है। फिर क्या होता है, अगर बिल पे कोई चर्चे हैं, ठीक है, अगर दोनों हाउसेस क्या कर देते हैं, अदर हाउस अप्रूव्स और गिव रिकमेंडेशन, जो दूसरा हाउस होता है वो क्या कर सकता है, या तो उसको अप्रूव भी कर सकता है या तो उस पर रिकमेंडेशन भी दे सकता है। फिर अगर मान लो एक्सेप्ट हो गया बिल, तो प्रेसिडेंट अप्रूव्स और सेंड बैक फॉर द रिकन्सिडरेशन। फिर वो बिल को किसके पास भेजा जाता है, वो बिल को हमारे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट या तो उस पर अप्रूवल दे सकते हैं या तो उस बिल को वापस से क्या कर सकते हैं, रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। और अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो हमारा बिल क्या हो जाता है, लॉ बन जाता है, ठीक है। तो ये था कि हाउ डज़ द पार्लियामेंट मेक लॉ, वो कैसे पूरा लॉ बनाती है, एक बिल से उसके लॉ बनने तक का प्रोसीजर, ये पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स, ठीक है, अलग अलग तरीके के बिल्स, कौन कौन से बिल्स होते हैं। तो व्हेन अ नॉन मिनिस्टर प्रपोजेज अ बिल इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। अगर कोई मिनिस्टर नहीं है पार्लियामेंट का और अगर उसने बिल को क्या किया है, प्रपोज किया है, तो उस टाइप के बिल को हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। A bill proposed by minister is described as government bill, ठीक है। और जिस बिल को हमारे मिनिस्टर्स ने प्रपोज किया होता है उस बिल को हम लोग गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, ठीक है। आर्टिकल जो हमारा 109 है उसने कुछ स्पेशल प्रोसीजर बताए मनी बिल के मामले में, ठीक है। अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। जो हमारा मनी बिल होता है उसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, अब हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कैसे करती है। There are many ways in which the parliament can control the executive. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमारी जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। But basic of them all is the power of freedom of the legislature as people representative to work effectively and fearlessly. लेकिन पहला उसका वर्क क्या होता है कि वो क्या करती है, फ्रीडम की पावर देती है लेजिस्लेचर को और लोगों को ये बोलती है कि वो अपने वर्क को इफ़ेक्टिवली और फियरलेसली, कि वो बिना डरे अपने काम को कर सकें। For instance, no action can be taken against a member for whatever the member may have said in the legislature, ठीक है। अगर कोई मेंबर क्या करता है, लेजिस्लेचर में कुछ बोलता है तो उसके बोलने के खिलाफ क्या किया जाता है, कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। दिस इज़ नोन एज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, इसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, कि आपको सांसद में बोलने का हक है, आप अपनी बात रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी बात रख रहे हैं तो उस पर आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर हैज़ द फाइनल पावर्स इन डिसाइडिंग मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक है। अगर इस प्रिविलेजेस को तोड़ा जाता है कहीं से भी तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लेजिस्लेचर के पास, लेजिस्लेचर में, उनके पास ये फाइनल पावर होता है कि वो क्या कर सके, इन मैटर पे डिसीजन ले सकें। The main purpose of such privileges is to enable the members of the legislature to represent the people and exercise effective control over the executive. अब ये privilege देने का main purpose क्या है, ताकि जो members हैं legislature के वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे से represent कर पाएँ और वो अपने work को क्या करें, effective way में कर पाएँ और executive को अच्छे से control कर पाएँ। अब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल होते हैं उनके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो द लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम इंश्योर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एंड वेरियस स्टेजेस। जो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट्री सिस्टम का लेजिस्लेचर होता है वो
एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को बहुत अलग अलग स्टेजेस पे क्या करता है, चेक करता है। कैसे करता है? फर्स्ट होता है पॉलिसी मेकिंग में चेक करता है। पहला तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि पॉलिसी बनाना, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ पॉलिसी एंड ड्यूरिंग एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, फिर वो लॉ को किस तरीके से आम जनता के बीच में इम्प्लीमेंट किया गया है। और ऐसा नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन हो गया बस ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी देखती है। द लेजिस्लेचर डज दिस थ्रू द यूज़ ऑफ द वेराइटी ऑफ डिवाइसेस, और वो ये ऐसे कैसे करती है कि वो बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस को यूज़ करके ये चेकिंग करती है। पहला है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, ठीक है। वो क्या करती है, डेलिब्रेशन और डिस्कशन कर सकती है उन मैटर्स, उन मुद्दों पे। फिर उस चीज़ों को अप्रूव या रिफ्यूज़ कर सकती है लॉज को। फाइनेंशियल कंट्रोल करके कर सकती है, या नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा के ये चीज़ों को वो क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। वॉट डू द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट डू, अब जो पार्लियामेंट की कमिटी होती है वो कमिटी का क्या वर्क होता है, वो लोग क्या काम करती हैं ये देखते हैं। अपॉइंट ऑफ कमिटी फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव पर्पस, ठीक है। जो कमिटी अपॉइंट होती है उनको बहुत सारे अलग अलग लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। These committees plays a vital role not merely in law making but also in the day to day business of the house, ठीक है। ये कमेटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, सिर्फ लॉ मेकिंग में नहीं बल्कि जो रोज़ के काम होते हैं हाउसेज में उनमें भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। Since the parliament meets only during session, it has very limited time at its disposal, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं पार्लियामेंट की मीटिंग क्या होती है, हर एक सेशन पे होती है, तो उनके पास बहुत सारे काम ऐसे, उनके पास बहुत कम टाइम होता है, और वो कम टाइम में वो हर चीज़ों पे क्या कर सकते हैं, डिस्कशन डिबेट नहीं कर सकते हैं। The making of law, for instance, requires in-depth study of the issue under consideration. This turn demands more attention and time, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर लॉ पे या इशू पे उसकी डेप्थ में स्टडी करने के लिए या उस पूरे मुद्दे को जानने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा अटेंशन और टाइम मांगता है, जो कि हमारी पार्लियामेंट के पास नहीं होता है। इसीलिए वो कमेटी बनाती है ताकि वो क्या कर सके, ये सब काम कर सके। Similarly, there are other important functions also, like studying the demands for grants made by various department, investigating cases of corruption etc. इसी तरीके के और भी बहुत सारे important function होते हैं, जैसे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग चीज़ों पे ग्रांट्स मांगती है, ठीक है, अपना अप्रूवल मांगती है उनका। करप्शन के अगर केसेस है तो उन पे इन्वेस्टिगेशन होता है। तो ये सारी काम क्या कर सकती है, एक अकेले पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। तो पार्लियामेंट कमेटी प्लेटफॉर्म सच फंक्शन, ठीक है, परफॉर्म होगा। तो जो पार्लियामेंट कमेटी बनाती है वो क्या करती है, ये सारे फंक्शंस पे वर्क करते हैं। Since 1983, India has developed a system of parliamentary standing committee. There are over 20 such departmentally related committee, ठीक है। 1983 से इंडिया में क्या हो गया है, ऐसा सिस्टम डेवलप्ड हो गया है और स्टैंडिंग कमेटी का क्या हो गया है, एक गठन सा हो गया है। और यहाँ पे कम से कम आज 20 से भी ज़्यादा ऐसी कमिटीज़ हैं जो वर्क करती हैं। Standing committees supervise the work of various departments, their budget, their expenditures and bills that come up in the house relating to the department. ये standing committees का क्या वर्क होता है कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्या करती हैं, सुपरवाइज़ करती हैं, उनके बजट को लेके, उनके एक्सपेंडिचर्स को लेके, उनके जो बिल्स हैं वो सब को लेके क्या करती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम सुपरवाइज़ करती है। Apart from the standing committee, the joint parliamentary committee have occupied a position of eminence in our country, ठीक है।
स्टैंडिंग कमिटीज़ के अलावा भी हमारी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जिन्होंने भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन हमारे कंट्री में लिया हुआ है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी can be set up for the purpose of discussing a particular bill, like the joint committee to discuss bill, or for the purpose of investigating financial irregularities। ठीक है, जॉइंट कमिटीज़ जो होती हैं उनको क्यों मतलब उनका सेटअप किया जाता है, उनको इसलिए बनाया जाता है ताकि वो किसी पर्टिकुलर बिल पे क्या कर सके, डिस्कस कर सके, वो किसी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को जो मतलब कहीं कहीं इरेगुलरिटीज़ फाइनेंशियल मामले में चली आ रही हैं तो उन सबको क्या कर सके, सही कर सके। मेंबर्स ऑफ दीज कमिटीज़ आर सेलेक्टेड फ्रॉम बोथ हाउसेस, और इन कमिटीज़ के मेंबर्स को क्या किया जाता है, दोनों हाउसेस के, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से क्या किया जाता है, चुना जाता है। द कमिटीज सिस्टम हैज़ रिड्यूस द बर्डन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये क्या करती है, जो कमिटी सिस्टम बनाया गया है वो क्या करती है, हमारे पार्लियामेंट का जो बर्डन होता है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। मैनी इम्पॉर्टेंट बिल्स हैव बिन रिफर्ड टू द कमिटी। बहुत अलग अलग और ज़रूरी बिल्स होते हैं जो इन कमिटीज़ को दे दिए जाते हैं। The Parliament has merely approved the work done in the committee with few occasional alterations। ठीक है, पार्लियामेंट जो होती है वो क्या करती है, इनको अप्रूव करती है, जो कमिटीज़ वर्क करती है उनको अप्रूव करती है कुछ कुछ ओकेजनल पे। ठीक है, मतलब एक बार मिली, जितने भी बिल उन्होंने दिखाए थोड़े बहुत उन्होंने स्टडी किए, फिर उनको क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया। Of course, legally speaking, no bill can become law and no budget will be sanctioned unless approved by the parliament. But the parliament rarely reject the suggestion made by the committees। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक उसको पार्लियामेंट अप्रूव ना करे, और कोई भी बजट तब तक पास नहीं हो सकता, सैंक्शन नहीं हो सकता जब तक उसको पार्लियामेंट पास ना करे। लेकिन बहुत ऐसे रेयर बिल्स होते हैं जिनको क्या किया करती है हमारी पार्लियामेंट, उसको रिजेक्ट करती है, या उन कुछ ऐसी कमिटीज़ जो सजेशन देती है उनको बहुत रेयर केस में हमारी पार्लियामेंट क्या करती है, रिजेक्ट करती है। हाउ डज़ द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। अब पार्लियामेंट अपने आप को कैसे चलाती है। पार्लियामेंट एज मैंशनड अर्लियर इज़ अ डिबेटिंग फोरम। जैसा कि हमने पहले भी इस बात पे डिस्कस किया है कि पार्लियामेंट एक पूरा का पूरा डिबेट, लड़ाई झगड़े करने का क्या है, प्लेटफॉर्म है माना गया है। इट इज़ थ्रू डिबेट्स, लेकिन डिबेट्स ये हेल्दी डिबेट्स होती हैं, ख़राब डिबेट्स नहीं होती हैं। ठीक है, अब रोड के गली के लड़ाई झगड़े नहीं होते, यहाँ पे जो डिबेट्स होते हैं वो अच्छे डिबेट्स होते हैं, मुद्दों पे डिबेट्स होते हैं। ठीक है, इट इज़ थ्रू डिबेट्स दैट द पार्लियामेंट परफॉर्म ऑल इट्स वाइटल फंक्शन। और वो क्या करती है, जो भी पार्लियामेंट वर्क करती है, हमारी सरकार जो भी काम करती है इन मुद्दों और इन डिबेट से ही करती है। Such discussion must be meaningful and orderly so that the function of the parliament are carried out smoothly and its dignity is intact। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब तक डिस्कशन नहीं होंगे, मुद्दे नहीं बनेंगे, तब तक हमारी पार्लियामेंट अच्छे से काम नहीं कर सकती, और उसको अच्छे से काम कराने के लिए मुद्दे बनाना ज़रूरी होता है, उन पर डिबेट करना और डिस्कशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, The Constitution itself has made certain provision to ensure smooth conduct of business। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं ताकि जो पार्लियामेंट का काम है वो स्मूथली हो सके। The presiding officer of the legislature is the final authority. It matters the regulating the business of the legislature। ठीक है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, वो एक फाइनल अथॉरिटी होते हैं कि जो भी लेजिस्लेचर के काम हो रहे हैं उन पे क्या कर सके, वो रेगुलेट कर सके। अब इसमें एक टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। Most of the member of the legislatures are elected on the ticket of some political party। ठीक है, बहुत सारे ऐसे members होते हैं लेजिस्लेचर को जो एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं।
ठीक है, जैसे बीजेपी की तरफ से वो खड़ा हुआ है तो बीजेपी के जितने भी चाहने वाले होंगे वो क्या करेंगे, उसको वोट देंगे। ठीक है, तो उसने लड़ा तो बीजेपी की तरफ से, लेकिन जीतने के बाद वो कहाँ चला गया, वो कांग्रेस की तरफ चला गया। तो ये चीज़ ना हो सके इसलिए हमारे यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ को बनाया गया है। What would happen if they decide to leave the party after getting elected? आप सोचो कि क्या होगा कि अगर कोई पार्टी जीत जाती है किसी पार्टी के नाम पे, फिर वो क्या कर ले, डिसाइड कर ले कि अब हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे, अब हम कांग्रेस की पार्टी में रहेंगे, अब हम बीजेपी की पार्टी में रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इशू वॉज अनरिजॉल्व। मतलब आज़ादी के बहुत साल बाद तक क्या हुआ, ये एक मुद्दा था जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया था। फाइनली देयर वॉज एन अग्रीमेंट अमंग द पार्टीज that a legislature who is elected on one party ticket must be restricted from defecting to another party। ठीक है, अब ये मुद्दे को सॉल्व कर दिया गया है। अब पार्टी से क्या कर लिया जाता है, एग्रीमेंट करा लिया जाता है कि अगर आप इस पार्टी के साथ खड़े हैं तो आप जीतने के बाद अपनी पार्टी नहीं बदलेंगे। ठीक है, An amendment to the Constitution was made Amendment Act in 1985। 1985 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके क्या कर दिया गया था, इस बात की रजामंदी ले ली गई थी। दिस इज़ नोन एज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट, और इसी को हम लोग एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट बोलते हैं। It has also been subsequently modified by the 91st Amendment। और इसको क्या किया गया है, बहुत बार मॉडिफाइड भी किया गया है, बदला भी गया है। जैसे आप एक कार खरीद लो, अब वो कार आप एक बार तो खरीद लिए, लेकिन आपको उसको टाइम टू टाइम मॉडिफाइड कराते हो आप उसमें, मतलब आपको कलर चेंज करना हो, लाइट्स चेंज करना हो, तो आप कराते रहते हो ना। तो इस अमेंडमेंट में भी काफ़ी बार बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं। The presiding officers of the house is the authority who takes final decision on all such cases। ठीक है, तो जो लेजिस्लेचर के जो हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके पास इन सब मुद्दों का फाइनल डिसीजन देने का हक होता है, अथॉरिटी होती है। It is proved that a member has defected, then such member loses the membership of the house। ठीक है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि किसी मेंबर ने क्या हुआ है, इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी चेंज की है, तो उस मेंबर्स को क्या कर दिया जाता है, किसी भी, न राज्यसभा न लोकसभा में कहीं भी नहीं रखा जाता है, उसको हटा दिया जाता है, वो अपना मेंबरशिप क्या कर देता है, खो देता है। Besides, such a person is also disqualified from holding any political offices like ministership etc। और फिर उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, वो कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस क्या कर सकता है, होल्ड नहीं कर सकता है। अब इसमें जो एंटी डिफेक्शन है, डिफेक्शन का क्या मतलब है, if a member remains absent in the house when asked by the party leadership to remain present or vote against the instructions of the party or voluntarily leaves the membership of the party, it is deemed as defection। ठीक है, अगर किसी मेंबर क्या है, हाउस में एब्सेंट है, जबकि उसको बोला गया था कि आपको प्रेजेंट रहना है, पार्टी लीडर ने उसको बोला था कि आपको प्रेजेंट रहना है, या किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस पे आपको वोट करना है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एब्सेंट है, उसने अपने मर्जी से पार्टी छोड़ दी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफेक्शन। ये लाइन दोबारा लिखा गई है तो आप लोग इसको कट कर लेना, रुकिए मैं ही कट कर देती हूँ। ये लाइन हमारी क्या है, दोबारा लिखा गई। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, मतलब एक ही लाइन है, सेम लाइन है, दो बार लिखा गई है। एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट 20 years shows that the anti-defection amendment has not been able to curb defection। ठीक है, हमारे पिछले 20 सालों के एक्सपीरियंस ने ये बताया है कि जो एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट है वो कहीं ना कहीं डिफेक्शन को रोकने में क्या है, एबल नहीं है, but it has given additional power to the party leadership and the presiding officers to the legislature over the members। लेकिन ये एक तरीके से अच्छा भी है कि ये क्या करता है, हमारे लेजिस्लेचर्स को या पार्टी लीडरशिप को या उनके मेंबर्स को क्या करता है, एक अथॉरिटी, एक पावर भी प्रोवाइड करता है। ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप देखते हो लेक्चर इतने लंबे लंबे होते हैं, लेकिन मैं विदाउट ब्रेक क्या करती हूँ, आपको पढ़ाती हूँ। तो मैं भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप क्या करो, मुझे उतना ही प्यार दो। और अगर आपने क्लास 6 to 11 तक की अभी जाके
वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देखिए। हर सब्जेक्ट के अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट हर मतलब क्लासेस के बने हुए हैं, तो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमने क्लास 11 का भी बुक 1 का चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है, हम और भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। और किसी भी बच्चे को क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स अगर परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। या आप यूपीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो तो भी आप क्या कर सकते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सपोर्ट अस एंड like, subscribe, share my channel.